हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपकी बिहार एससीईआरटी की जो बुक चलती है उसमें हम लोग इतिहास में हम लोग आज की वीडियो में 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक कक्षा 7 की जो इतिहास की बुक है एससीईआरटी की, उसमें हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उनको ही देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये जो शब्द लिखे लिंगराज और महाबोधि मंदिर, तो लिंगराज का जो मंदिर है ये किसने बनवाया था और कहाँ है, इसके बारे में जान लीजिए। लिंगराज का जो मंदिर है ये आपका भुवनेश्वर में है, मतलब उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ। और इसको जो बनवाया था वो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। ठीक है, तो लिंगराज का मंदिर तो ये हो गया। मेन चीज़ इसमें यही पूछी जा सकती है कि लिंगराज का जो मंदिर है ये कहाँ है। ये शिव मंदिर है लिंगराज का, ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, महाबोधि मंदिर कहाँ है, ये आपका बोधगया में पड़ता है। महाबोधि मंदिर कहाँ पड़ता है, बोधगया में। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले भाग में अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखा जा सकता है। मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ नामक 2 शैलियों में हुआ। अब नागर और द्रविड़ शैली क्या होता है? नागर शैली वो शैली होती है जो उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली है उसे कहा जाता है नागर शैली, और जो दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली होती है वो कहलाती है द्रविड़ शैली। ठीक है, फिर आगे आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो मध्य प्रदेश में बने मंदिरों के विषय में सुना होगा। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी पुरी में कौन सा है? जगन्नाथपुरी का मंदिर है। और खजुराहो के मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में आपके हैं। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है, नागर शैली में हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसमें पता नहीं वो चीज़ दी गई है कि नहीं, लेकिन नहीं दी गई शायद। ठीक है, इसको क्या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है। अब आगे इसमें देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। इस दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। मंदिर को रथ का रूप दिया गया है। मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं। और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां ऐसे लगी हैं जैसे वे 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। इस चबूतरे पर मंदिर के दोनों भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया है। मंदिर की बाह्य दीवारें उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई हैं। ये आकृतियां फूल पत्तियों, पशु, देव, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण है। अब देखिए, ये जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ है आपका? ये उड़ीसा में है। ठीक है, पुरी जिले में है, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी जिले में। ठीक, नेक्स्ट है। ठीक है, तो ये तो देख लिया। अब मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर यहाँ लिखा है मदुरै में। ठीक, इसके अलावा जो मीनाक्षी का ही सुंदरेश्वर मंदिर, वही सुंदरेश्वर मंदिर, ये मीनाक्षी मंदिर हो गया, ये सुंदरेश्वर मंदिर हो गया। ये कहाँ है? आपके दोनों मदुरै में है। ठीक है, फिर देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये किस शैली का है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। और ये किस शैली के हैं? ये हैं द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। ये जितने भी आपके देखिए ये सारे दक्षिण भारत के हैं। सुंदरेश्वर मंदिर, ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, ये सब दक्षिण भारत में, इसीलिए ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक, अब देखिए, अब जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किसने बनवाया था? इसका नीचे लिखा भी है। मंदिर का निर्माण राजा राव देव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम राजा राजेश्वरम था। ठीक, मंदिर का निर्माण राजा राव देव ने अपने देवता का नाम क्या था? राजा राजेश्वरम। आगे देखते हैं। भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल, पहला मुस्लिम उपासना स्थल कौन सा था? कौन सी मस्जिद थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश का जो संस्थापक था। ठीक है, पहला शासक कह लें। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इसीलिए गुलाम वंश का संस्थापक उसे कहा जाता है। और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है कहाँ पर? ये कुतुब मीनार के परिसर में है, कुतुब मीनार के अंदर ही है। ठीक, आगे, कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति का प्रतीक है। कुतुब मीनार तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के भी और गुलाम वंश के शुरू करा। उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। किसकी याद में बनवाया था? बख्तियार काकी की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यह 5 मंजिल की इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया था, अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। इस मीनार का शीर्ष, इसका देखिए
शीर्ष जो था, मीनार का जो शीर्ष था वो वज्रपात मतलब बिजली गिरने के कारण टूट गया था, जिसकी मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज तुगलक ने करवाई थी। ठीक है, साथ ही उसी में इसने एक मंजिल और जोड़ा। इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। ठीक, ये है यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक, अब देखिए एक और मस्जिद है, इसके बारे में जान लीजिए, अटाला मस्जिद। और ये भी काफ़ी फेमस है। ये कहाँ है? ये जौनपुर में अटाला मस्जिद। ठीक, अब देखिए तुर्कों का अधिकार हो गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद बिहार में भी तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण हुआ। इसमें आरंभिक इमारत कौन सी है? बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा, तेलहड़ा का मस्जिद, बेगू हजाम की मस्जिद और मलिक बयां का मकबरा। ठीक है, तो मलिक बयां का मकबरा काफ़ी फेमस है यहाँ पर। अब अगला देखिए, बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 में हुआ। इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रभाव है। इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। ठीक है, इसमें ढलवां दीवारें गुम्बद बनाया गया है। इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे। इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया था। ठीक, तो बिहार से संबंधित है तो भी ये भी आपको जानना जरूरी था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में है और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, और एतमातुद्दौला का जो मकबरा है वो देखिए, एतमातुद्दौला नूरजहाँ का पिता था, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहाँ के कारण बहुत अधिक रहा। नूरजहाँ के प्रयासों से ही यह मकबरा बनवाया गया था, मतलब एतमातुद्दौला का जो मकबरा है। ठीक है, आगरे का किला किसने बनवाया था? आगरे का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। ठीक है, आगे देखते हैं, ताजमहल के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ताजमहल तो सबको पता है किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया था। और कहाँ? आगरे में। पितरा दूरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने हैं। इनको पितरा दूरा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहाँबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की, जहाँ प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक, अब इसी में क्या क्या कैसे सभाएं थी? दीवाने आम, दीवाने खास, ये भी आपके लाल किले के अंदर ही हैं और किसने बनवाई थी? शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। अब देखिए, औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी, देखिए लाल किला में औरंगजेब ने क्या बनवाया है? मोती मस्जिद बनवाई है लाल किला के अंदर। और अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। ठीक है, बीबी का मकबरा बिल्कुल ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। ठीक, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। अब देखिए, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, ये लगभग हर दूसरे चैप्टर में इससे संबंधित आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेरशाह और उसके पुत्र द्वारा करवाया गया। इसमें शेरशाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है, शेरशाह मतलब शेरशाह सूरी। ठीक है, और इसके अलावा यह अफगान शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह इमारत 1645 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, तो अष्टकोणीय आकार का है ये शेरशाह का मकबरा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आगे इसमें तो कुछ और खास है नहीं। ठीक है, सासाराम में स्थित है ये। ठीक, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, 5वां। अब 6ठा हम लोग देख लेते हैं इसी में। इस वीडियो में 2 ही चैप्टर रखते हैं, 5वां और 6ठा। ठीक है, तो अब ये 6 वाला देख लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं। ठीक, इसमें देखिए कौन सा चैप्टर का नाम है? शहर, व्यापारी एवं कारीगर। ठीक, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसी को हम लोग देख लेते हैं। मंदिर एवं तीर्थ स्थल, अजमेर शरीफ कहाँ है? आपकी राजस्थान में है। ठीक, अब देखिए ये तो आपको पता है, मथुरा वृंदावन जो प्रसिद्ध पूजा पाठ के स्थल हैं, ये मथुरा और वृंदावन आपके काशी वृंदावन ये उत्तर प्रदेश में, अजमेर माउंट आबू ये सब राजस्थान में, सोमनाथ गुजरात में है। ये तीर्थ स्थलों के रूप में मशहूर हैं। ठीक है, आगे देखिए,
कुछ खास वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे, क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था। उदाहरण स्वरूप बुरहानपुर कपास के लिए, ठीक है, बुरहानपुर कपास के लिए, अहमदाबाद कपड़े के लिए, बयाना नील के लिए, कांचीपुरम सूती कपड़े के लिए, और कैम्बे रत्न बाजार आदि के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्राचीन समय की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आगे, गुजरात जहाँ जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के बंदरगाह भड़ौच एवं सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। तो मध्यकाल में गुजरात का भड़ौच कहाँ का, अगर कहा जाए, पूछा जाए भड़ौच कहाँ का बंदरगाह है, तो गुजरात का है। ठीक है, सूरत गुजरात का भड़ौच और सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले थे। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए, बंजारा, उस समय की बात है कि बंजारा लोग घुमंत व्यापारी थे। ठीक, बंजारा लोग क्या था, घुमंत व्यापारी। उनका कारवां टांडा कहलाता था। टांडा किसे कहते थे, बंजारा जो कि एक घुमंत व्यापारी थे, उनका कारवां को क्या कहा जाता था, टांडा। ठीक है, अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, जहांगीर की। ठीक है, बस जहाँ से क्वेश्चन बन सके, बस वही उतनी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, लास्ट में मैं कोशिश करूँगा इससे, इन चैप्टर सभी के बीच से मैं क्वेश्चन आपके लिए बना के और फिर वो करवा दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, एक एक करके। अब देखिए, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया। अब देखिए, इसमें सिर्फ इतना याद रखना था, जैसे पूछा जाए कि बर्नियर जो है ये कहाँ का यात्री था, तो ये फ्रांस का यात्री था। बाकी इसमें बीच में कोई खास चीज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ उतना ही था। अब देखिए, ढाका का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। ये पूछा जा सकता है, मध्यकालीन में जो मलमल था वो कहाँ का प्रसिद्ध था, तो ढाका का प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा चोल कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि से बनाई जाती हैं। ठीक है, चोल कांस्य जो मूर्तियां हैं। अब देखिए, ये कैसे, यहाँ पे चोल कांस्य जो है उसके बाद लुप्त मोम तकनीक भी दी गई है। इस तकनीक के अंतर्गत मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघल जाता है और सांचा रह जाता है। सांचे में पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ठीक है, भर दिया जाता है। धातु ठंडी होकर जब ठोस हो जाती तो मिट्टी की सावधानी से हटा दिया जाता था और उसमें से निकली मूर्ति को पॉलिश कर चमका दिया जाता है। इसी को लुप्त मोम तकनीक कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, 1498 में पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा ने आशा अंतरिक्ष की खोज की यात्रा करते हुए कालीकट पहुंचा था। मतलब भारत की खोज कब करी थी, 1498 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए, जो मध्यकालीन, जो उस समय की बात कर रहे हैं, पुर्तगाली जब आए थे, पुर्तगालियों के लिए यहाँ पे लिखा है, काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, घोड़े उनके व्यापार की मुख्य वस्तु थी। ठीक है, पुर्तगालियों के। ठीक, आगे है, इस कार्य में भारतीय व्यापारी यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते थे। इसे दादनी व्यवस्था कहते थे। दादनी व्यवस्था में क्या होता था, भारतीय जो व्यापारी होते थे वो यूरोपीय कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे। ठीक, अब देखिए, कोलकाता स्थित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी गोदाम फोर्ट विलियम का चित्र है ये। ठीक है, कोलकाता में स्थित है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी। ठीक, अब पटना देखिए, वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा है। व्यापारिक महत्व के कारण पत्तन या शहर या नगर से पटना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। मध्यकाल में पटना अजीमाबाद नाम से भी काफ़ी प्रचलित रहा। अन्य मध्यकालीन नगरों के समान पटना दीवारों से घिरा था, जिसमें कई छोटे बड़े दरवाजे लगे थे। पटना सिटी में पश्चिम एवं पूर्वी दरवाजा आज भी देखा जा सकता है। ठीक, अफगान मुगल शासक देखिए, अफगान मुगल काल में बिहार सूबे का एक नाजिम या सूबेदार होता था। 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीम उस शान बिहार का सूबेदार बना। अजीब ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद का नाम दिया। उसने मोहल्ले को बसाने का काम इस प्रकार से किया कि अजीमाबाद की सुंदरता बढ़ गई। लोधियों के मोहल्ले का नाम लोधी कटरा पड़ा। इस मोहल्ले के पास मुगल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे उसे मुगलपुरा कहा जा गया।
शेरशाही परिवार के रहने की जगह कैवा सिकोह के नाम से जाना जाता है। उलेमा साहित्यकार कवि शायर का मोहल्ला मैदान फसाहत के नाम से जाना जाता है। सब्र उस सबूर मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान सदर गली के नाम से मशहूर है। हिंदू उमरा अधिकारी, हिंदू उमरा मतलब अधिकारी के कारण दीवान मोहल्ला आबाद हुआ। पटना में मोहल्लों का नाम पेशे के आधार पर पड़ा, उसमें से एक मोहल्ला ठठेरी बाजार है। तांबे एवं पीतल के बर्तन बनाने वाले सैकड़ों परिवार के कारण इस मोहल्ले का नाम ठठेरी बाजार पड़ा। जिस गली में सेना के लिए तीर और कमान बनाने वाले रहते थे उसका नाम कमाल नगर की गली कहलाता था। आज यह कम्बगर गली के नाम से जाना जाता है। पान बेचने वालों का मोहल्ला पानदारी, नमक बाजार नूनगोला, चावल का बाजार चौहट्टा, गुड़ का बाजार गुरहट्टा आदि ये उस समय काम के आधार पर मोहल्ले बनाए गए थे। ठीक है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज जब डच व्यापारिक कंपनियों के प्रयास से पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था, अनेक जैन व्यापारी पटना में बसना शुरू कर दिए थे, जिसमें सबसे धनी व्यापारी हीरानंद शाह था। यूरोप व्यापारी के माध्यम से पटना का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोप के देशों के साथ उन्नत रूप से होता था। यूरोप के व्यापारियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, नील एवं सोरे की प्राप्ति में थी। अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में बनवाई गई थी। इस कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की ओर था। यह कोठी ऊंची दीवारों से घिरी थी। पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त करते थे क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इसमें बारूद बनाया जाता था। पटना के आसपास के क्षेत्रों में सोरा इकट्ठा किया जाता था और इसे नाव द्वारा गंगा के रास्ते हुगली फिर यूरोप ले जाया जाता था। पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाजारों में जाता था। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? पटना के आसपास। ठीक है। 1620-21 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने के कारखाने का निर्माण किया गया। ठीक, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। 1580 में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल मतलब सिक्का बनाने का केंद्र की स्थापना की। 1705 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया। पटना शहर की पूर्वी सीमा पर माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी सलामी की वसूली का केंद्र था। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 5वां और 6ठा। अब 4 चैप्टर और आपके 7th में, उसके बाद 8th क्लास की बुक भी आपकी जल्दी ही कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।